हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। फिर स्वागत है आपका एसएम लो क्लासेस में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम मैरिज को। आज हम डिस्कस करेंगे मैरिज को, यानी कि विवाह को। सबसे पहली बात, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विवाह का अर्थ क्या है, और विवाह का, मैरिज का जो हम मीनिंग जानेंगे, इसको हम दो तरह से जानने की कोशिश करेंगे। एक तो विवाह का शाब्दिक अर्थ, और एक देखेंगे हम इसका विधिक अर्थ। यानी कि एक तो मैरिज का हम लिटरली मीनिंग जानेंगे और दूसरा इसका लीगल मीनिंग। अगर जो मैं बात करूं मैरिज के लिटरल मीनिंग की, विवाह के शाब्दिक अर्थ की, तो विवाह का शाब्दिक अर्थ होता है एक दूसरे को बांध देना, एक दूसरे को बांध देना। ये तो मैरिज का शाब्दिक अर्थ है, लेकिन हमें विवाह के विधिक अर्थ को समझना है। तो विवाह का विधिक अर्थ होता है कि वर और वधू द्वारा एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में, पति पत्नी के रूप में वर और वधू द्वारा एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना ही विवाह कहलाता है। यानी कि वर और वधू द्वारा एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना ही विवाह कहलाता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे मुस्लिम विवाह के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं कि मुस्लिम्स में दो मुख्य सेक्ट हैं, एक शिया और एक सुन्नी। शिया और सुन्नी। अगर जो हम बात करें तो सुन्नी में तीन तरह की शादी होती हैं। एक तो वैध, या इसको सही विवाह भी कहते हैं, सही विवाह। दूसरा बातिल विवाह, और तीसरा होता है फासिद विवाह। यानी कि इसको कहेंगे हम वैलिड मैरिज, इसको कहेंगे हम वॉइड मैरिज, और इसको कहेंगे हम इरेगुलर मैरिज। इसी तरीके से जब हम सियाज की बात करेंगे तो सियाज में भी विवाह को तीन रूपों में बांटा जाता है। एक होता है सही विवाह, इसको हम वैलिड मैरिज कहते हैं। दूसरा होता है बातिल विवाह, जिसको हम वॉइड मैरिज कहते हैं। सियाज में जो है इरेगुलर मैरिज नहीं होती, बल्कि सियाज में जो होता है मुता विवाह होता है, मुता विवाह। अब इसे हम विस्तार पूर्वक एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। वैलिड मैरिज, जिसे हम कहते हैं वैध विवाह, वैध या सही विवाह। इसको निकाह भी कहा जाता है, इसको निकाह भी कहते हैं, इसको नियमित विवाह भी कहते हैं। इसको विधिपूर्ण विवाह भी कहते हैं, और इसको मान्य विवाह भी कहते हैं। यानी कि जो वैलिड मैरिज है
इसको वैध विवाह, सही विवाह, निकाह, नियमित विवाह, ये विधिपूर्ण विवाह या मान्य विवाह भी कहा जाता है। आम भाषा में हम इसको निकाह कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि निकाह का अर्थ क्या है। तो याद रखना, अब वर और वधू मुस्लिम धर्म के अनुसार एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो इसको निकाह कहा जाता है। जब वर और वधू मुस्लिम धर्म के अनुसार एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो उसको निकाह कहा जाता है। जो वैलिड मैरिज है, वैलिड मैरिज की मान्यता जो है शिया और सुन्नी, शिया और सुन्नी दोनों विधियों में है। शियाओं में भी मान्यता है और सुन्नी में भी इसकी मान्यता है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि वैलिड मैरिज के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, क्या क्या इसके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, कि एक वैलिड मैरिज के लिए कि क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहली बात है कि दोनों पक्षकारों का सक्षम होना, दोनों पक्षकारों का सक्षम होना। वैध मैरिज के लिए जरूरी है कि दोनों पक्षकार विवाह के लिए सक्षम हो, और सक्षम से मतलब यह है कि वो साउंड माइंड हो, स्वचित्त के हों, और साथ ही साथ वैश्य हों यानी कि मेजर हों। और मुस्लिम विधि के अनुसार उन दोनों को एक दूसरे से विवाह करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा है उनमें सापेक्ष निषेध ना हो। सापेक्ष निषेध वो परिस्थिति है कि जब निकाह करने के लिए, जिन परिस्थितियों में निकाह करने के लिए मना किया गया है वो सापेक्ष निषेध कहलाती हैं। जैसे हज यात्रा, यदि कोई व्यक्ति हज यात्रा के दौरान यानी कि हज पर गया और वहां पर शादी करता है तो ऐसी शादी जो है सियाज में जो है, ऐसी शादी सियाज में शून्य हो जाएगी और सुन्नी में वो शादी अनियमित हो जाएगी। इसी तरीके से यदि कोई महिला इद्दत पालन कर रही है, इद्दत में बैठी हुई है, और इद्दत का पालन करती हुई महिला से अगर जो शादी की जाएगी तो सियाज में वो शादी शून्य हो जाएगी और सुन्नी में वो शादी अनियमित हो जाएगी। इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति के पहले से ही 4 पत्नियां हैं और 4 पत्नी होते हुए अगर वो 5वीं महिला से शादी करता है और चारों पत्नी मौजूद है, उसके बाद 5वीं महिला से शादी करता है तो सियाज में ये शादी शून्य हो जाएगी और सुन्नी में ये शादी जो है अनियमित हो जाएगी। इसी तरीके से, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सापेक्ष निषेध वो परिस्थितियां हैं जिसमें निकाह करने के लिए मना किया गया हो। तो दूसरी कंडीशन ये है कि वो सापेक्ष निषेध में ना हो। तीसरी कंडीशन है पूर्ण निषेध। पूर्ण निषेध से मतलब यह है कि जनरली 3 तरह के रिश्ते ऐसे हैं, 3 तरह के ऐसे संबंध हैं कि जिनमें शादी नहीं हो सकती। यानी कि जो 2 लोग आपस में शादी कर रहे हैं उनमें रक्त संबंध, निकटता या धात्रीय संबंध नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर जो मुस्लिम विधि के अंतर्गत 2 व्यक्ति अगर जो ऐसे हैं कि जिनमें रक्त संबंध है, उनके बीच में विवाह जो है वो पूर्णतया निषेधित है। और अगर जो ऐसा विवाह होता है तो शिया और सुन्नी दोनों में ही वो शून्य हो जाएगा। जैसे एक व्यक्ति जो है अपनी मां से शादी नहीं कर सकता, अपनी दादी से शादी नहीं कर सकता, अपनी मौसी से शादी नहीं कर सकता, अपनी नानी से शादी नहीं कर सकता। इसी तरीके से एक लड़की अपने दादा से शादी नहीं कर सकती, अपने पिताजी से शादी नहीं कर सकती, अपने भैया से शादी नहीं कर सकती, अपने चाचा से शादी नहीं कर सकती, अपने मामा से शादी नहीं कर सकती। तो इस तरह से जो रक्त संबंध नहीं है उनके बीच में विवाह पूरी तरीके से जो है निषेधित है, और अगर जो ऐसी शादी होगी तो वो शून्य होगी। दूसरा है निकटता, कि यानी कि जहां पर निकटता है, बहुत क्लोज रिलेशन है, वहां पर भी शादी नहीं हो सकती। जैसे सपोज करो एक व्यक्ति
एक साथ दो सगी बहनों के साथ शादी नहीं कर सकता। इसी तरीके से कोई दामाद अपनी सास से शादी नहीं कर सकता, कोई बहू अपने ससुर से शादी नहीं कर सकती। तो इस तरह की शादी जो है अगर जो हो जाएगी शिया और सुन्नी, वो दोनों में ही शून्य हो जाएगी। इसी तरीके से धात्रे संबंध, अगर जो किसी बच्चे ने अपनी मां के अलावा किसी दूसरी महिला का दूध पिया है, उसने उसको फीडिंग कराया है, तो अब जिस महिला का उसने दूध पिया है, अगर जो वो उस महिला का अपना ही बच्चा होता, तो जब वो जिन से उसकी शादी जब नहीं हो सकती थी, इसी तरह से उसकी अब शादी नहीं हो सकती, ना उस महिला से हो सकती, ना महिला की बेटी से हो सकती, ना महिला के भाई से शादी हो सकती है ना। तो ये वाली चीजें जो हैं इसमें है, तो उनमें धात्रे संबंध नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है, आगे अगर जो हम बात करें तो अगली कंडीशन है स्वतंत्र सहमति, यानी कि विवाह के दोनों पक्षकार जो हैं उनकी सहमति जो होनी चाहिए वो स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र सहमति से मतलब यह है कि विवाह के दोनों पक्षकार हैं, उनकी सहमति जो है उनको डराकर धमकाकर किसी भी तरीके का बल प्रयोग करके उनसे की जो है शादी नहीं कराई जानी चाहिए। और जो इसके अलावा और जो औपचारिकताएं हैं वो औपचारिकताएं भी पूरी होनी चाहिए। अब ये औपचारिकताएं क्या क्या है? औपचारिकताएं हैं, अगर जो मैं औपचारिकता की बात करूं तो पहला तो ये है कि एक तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए जिसको हम इजाब कहते हैं, दूसरी तरफ से जो है स्वीकृति होनी चाहिए, साक्ष्यों की उपस्थिति होनी चाहिए, एक बैठक होनी चाहिए। इस तरीके से हमने ये देखा एक वैलिड मैरिज की ये जो है कंडीशंस है। इसी के साथ अब हम बात करेंगे शून्य विवाह की, जिसको बातिल विवाह कहा जाता है। यानी कि वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज, शून्य विवाह। ये शून्य विवाह है क्या? अब हम इस पहले इसे समझने की कोशिश करेंगे। वॉइड मैरिज, याद रखना, जो वॉइड मैरिज है, बातिल विवाह है, वास्तव में ये कोई विवाह नहीं है, बल्कि ये दो प्राणियों के बीच में अवैध संबंध है, जिसको हम जिना कहते हैं, जिसको हरामकारी कहते हैं, जिसको जिना कहते हैं। सिर्फ ये है, वॉइड मैरिज कोई वॉइड नहीं है, बल्कि दो लोगों के बीच में एक अवैध संबंध है। और वॉइड मैरिज की मान्यता ना ही तो वॉइड मैरिज की मान्यता यानी कि शून्य विवाह की मान्यता ना ही तो शिया विधि में है और ना ही सुन्नी विधि में है, ना ही तो इसको सियाज में माना जाता और ना ही इसको सुन्नी में माना जाता। वो कौन कौन सी सर्कमस्टांसिस हैं कि जब विवाह शून्य हो जाता है? अगर जो रक्त संबंध में विवाह किया जाएगा तो वो विवाह शून्य होगा। निकटता का अगर जो कोई संबंध है उसमें विवाह किया जाएगा तो वो विवाह भी शून्य होगा। अगर जो धात्रे संबंध है, दूध का संबंध है, वहां पे कोई विवाह होगा तो वो विवाह भी शून्य होगा। इसी तरीके से अगर जो शिया के अंदर हज यात्रा के दौरान विवाह होगा तो वो विवाह शून्य होगा। इसी तरीके से अगर जो कोई महिला इद्दत में बैठी हुई है उसके साथ विवाह होगा तो शियाज में वो विवाह शून्य हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जो 4 पत्नियां पहले से ही हैं, 4 पत्नियों के होते हुए 5वीं महिला से शादी की जाएगी तो ये विवाह भी शियाज में क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जो किसी हिंदू महिला के साथ शादी की जाएगी तो शिया विधि में यह शादी जो है शून्य हो जाएगी। इसी तरीके से अगर जो कोई महिला पहले से ही मैरिड है, कोई विवाहित महिला है और विवाहित महिला के साथ अगर जो शादी की जाएगी तो वो शिया और सुन्नी दोनों में ही शून्य हो जाएगी। इसी तरीके से अगर जो कोई तलाकशुदा महिला है, और तलाकशुदा महिला जो एक तरीका है, जो फॉर्मेलिटीज हैं कि जिन्हें पूरा करना है, और उन फॉर्मेलिटीज को पूरा हुए बिना अगर जो कोई व्यक्ति उससे दोबारा शादी करेगा तो शियाज में वो शादी भी क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। इसी तरीके से
अब हम देखेंगे इर्रेगुलर मैरिज। इर्रेगुलर मैरिज जिसको हम फाशिद या अनियमित विवाह कहते हैं। याद रखना, जो अनियमित विवाह है, फाशिद विवाह है, ये सिर्फ सुन्नी विधि में मान्य है। ये सुन्नी विधि में मान्य है, शिया विधि में ये मान्य नहीं है। रेगुलर मैरिज या फाशिद विवाह है कौन सा? अनियमित विवाह वो विवाह होता है जिसमें विवाह करते समय कोई ना कोई अनियमितता रह जाती है, कोई ना कोई कमी रह जाती है, और जब ऐसी कमी दूर हो जाती है तो ये विवाह सही विवाह हो जाता है। यानी कि जब कोई विवाह हुआ, विवाह करते समय कोई कमी है, उस विवाह में कोई अनियमितता है, कोई कमी है, जिसकी वजह से ये विवाह अनियमित हो गया, उस कमी को दूर करने के बाद विवाह को नियमित जो है किया जाता है। अब वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं कि जिनमें विवाह अनियमित हो जाता है? यहां पे मैं शियाज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ सुन्नी की बात कर रहा हूं। तो अगर जो हज यात्रा के दौरान विवाह किया जाएगा तो वो विवाह अनियमित होगा। इसी तरीके से अगर जो कोई महिला इद्दत में बैठी हुई है, इद्दत करती हुई महिला से शादी की जाएगी तो वो भी अनियमित होगी। अगर जो कोई भी किसी व्यक्ति की अपनी तलाकशुदा पत्नी है और उसने एक बार तलाक दे दिया, तलाक देने के बाद जो जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरा किए बिना अगर जो उससे शादी करेगा तो वो विवाह भी क्या हो जाएगा? अनियमित हो जाएगा। इसी तरीके से अगर जो किसी सुन्नी मुस्लिम के पहले से ही 4 पत्नियां हैं और 4 पत्नियों के होते हुए वो 5वीं महिला से शादी करता है तो ऐसी शादी भी क्या हो जाएगी? अनियमित हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर जो सक्षम गवाहों की अनुपस्थिति में, अगर जो कोई सुन्नी मुस्लिम सक्षम गवाहों की अनुपस्थिति में शादी करता है तो वो शादी भी क्या हो जाएगी? अनियमित हो जाएगी। इसी तरीके से अगर जो किसी नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम महिला के साथ शादी की जाती है तो वो शादी भी अनियमित हो जाएगी। इसी तरीके से अब हम बात करेंगे मुता विवाह की। तो मैं पहले बता दूं कि मुता विवाह को जो है मैरिज फॉर प्लेजर भी कहते हैं। मुता विवाह को मैरिज फॉर प्लेजर, आनंद के लिए विवाह भी कहा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ शिया लॉ में रिकॉग्नाइज है। और शियाज में भी जो एक शाखा है अथना अशरिया, शियाज की जो शाखा है अथना अशरिया, जिसको इथना अशरिया भी बोलते हैं, सिर्फ इस शाखा में इस विवाह की मान्यता है। शियाज की अन्य शाखाओं में इस विवाह की मान्यता नहीं है। अब ये मुता विवाह होता क्या है? तो याद रखना, एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित राशि के लिए स्त्री पुरुष का संबंध मुता कहलाता है। यानी कि जब एक पुरुष और एक महिला आपस में ये करार करते हैं कि इतने टाइम के लिए हम पति पत्नी के रूप में रहेंगे, जिसके बदले में पति जो है पत्नी को एक निश्चित धनराशि देगा, तो इस तरह का विवाह जो है ये मुता विवाह कहलाता है। मैंने अभी आपको बताया कि मुता विवाह सिर्फ और सिर्फ शियाज में मान्य है, सुन्नी में यह मान्य नहीं है, और शियाज की भी सभी शाखाओं में यह मान्य नहीं है, बल्कि शियाज की जो शाखा है अथना अशरिया, उसी में इसको जो है मान्यता दी गई है। आगे हम फिर डिस्कस करेंगे, मुस्लिम विवाह की प्रकृति को डिस्कस करेंगे और जो विषय हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।